Dear viewers, welcome to my talk show. This is known as Success Talk. Today I am going to talk with Mr. Honorable Mr. J.P. Pandey, sir. Mr. J.P. Pandey, he is a senior IRPS officer and Director, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India. It is really a privileged talk for me all the time because last time also we discussed about the UPSC preparation. Today I am going to talk about the new policy that really changes, lots of changes has come and all. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस टॉक में। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमेशा युवाओं के लिए, खास के ऐसे युवा जो रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में है, बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं, लगातार वो कार्य कर रहे हैं। तो आपने लगातार उन चीज़ों को किया है, डिफरेंट टॉक शोज में आपने किया है, वर्ल्ड बुक फेयर्स में भी किया है। सर सबसे पहले स्टेट अवे हम डिस्कस करना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो भारत की जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल जवाब आते हैं बच्चों के पास कि हमारे जो कैरियर को लेके उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो संभावनाएं हैं, किस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि आप वहाँ के निदेशक पद पे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने अनुभव और जो जो ड्राफ्ट है, जो चीजें हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक युवाएं यहाँ रहते हैं और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक यूथ हमारे देश में है। और आने वाले जो 10 ईयर्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ा सी चेंज लाएगा, एक कैटास्ट्रॉफिक जो सारी चीजें आएंगी, बदलाव आएंगी। तो आप सब विस्तार से इसमें इस पर चर्चा आप करें सर, प्लीज। धन्यवाद राकेश जी। और आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि सभी युवाओं को और जो इससे जुड़े हुए छात्र हैं उन सबको बहुत प्रेरणा भी मिलती है और नई नई जानकारियां भी मिलती हैं। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं धन्यवाद करता हूं मुझे इनवाइट करने के लिए और विशेष रूप से नई शिक्षा नीति पर बोलने के लिए। नई शिक्षा नीति बहुत ही जिसे कहते हैं कि मेरे दिल के करीब है। इसलिए नहीं कि मैं इस विभाग में काम करता हूं, इसलिए कि मैं एक शिक्षक रहा हूं, एक स्कूल से जुड़ा रहा हूं और शिक्षा से संबंध रहा है। देखिए, शिक्षा ही किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके युवाओं को बदलती है, उनके जीवन को बदलती है और उन युवाओं के माध्यम से समाज बदलता है, देश बदलता है और मानवता बदलती है। तो इसी क्रम में ये जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, ये बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे इसके। बहुत ही सोच समझ कर सालों के डेलिब्रेशंस के बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट आई और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे अब अप्रूव कर दिया है। तो हमारे सामने एक नई शिक्षा नीति अब है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। देखिए, हर देश की शिक्षा नीति के कुछ आधार स्तंभ होते हैं, तो हमारी भी शिक्षा नीति के कुछ आधार स्तंभ हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है एक्सेस, जिसे हम पहुंच कहते हैं, कि सब बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचे, जो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इक्विटी हो, इंक्लूसिवनेस हो एजुकेशन में और एक क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले। आपने कहा कि जो सबसे बड़ा यूथ हमारे पास है, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि चिल्ड्रन पूल है और 10 सालों में आगे हमें उसको बहुत ही बेहतर करना है। ये जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूएनओ का, वो भी इसको इंगित करता है कि हमें 2030 तक सभी छात्रों को इक्विटी और इक्विटेबल स्तर की शिक्षा प्रदान कर देनी है। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सब मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। जी। जो बदलाव की बात करें हम, महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं वो पूरा पैटर्न ही चेंज किया गया है। पहले आपने देखा होगा कि जो आरटी है और दूसरे भी हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, वो कहते हैं कि हम एज 6 से 18 साल तक के बच्चों को एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन से कहते हैं, क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा है, उस पर हम ध्यान देते थे। बट पहली बार इस शिक्षा नीति ने पूरा पैटर्न चेंज किया है। अब हमारी जो शिक्षा पद्धति होगी वो 5+3+3+4 होगी। जो 5 पहला 5 साल का जो शिक्षा होगी, उसमें हम क्लास एज 3 से मतलब 3 साल की आयु के बच्चों को टारगेट करेंगे। आप देखिए कि जो अगर बच्चों को प्रारंभ से अच्छी शिक्षा ना मिले तो बाद में उनको पिकअप करने में बहुत मेहनत होती है, बहुत मुश्किल होती है। और इस बात को संज्ञान में लिया गया है, जिसके कारण अब क्लास 3 से उनको एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से शिक्षा पद्धति में लाया जाएगा। और 3 से 6 साल के बच्चे
जी, इस तरह से ट्रेन किए जाएंगे कि वो जब क्लास 1 में पहुंचे तो वो क्लास 1 रेडी रहें, जिसे कहते हैं कि वो आगे की जो स्कूलिंग होगी वो उसको कर पाएंगे, उसके चेंजेस को महसूस कर पाएंगे, उसमें जो उनको पढ़ाया जाएगा उसको समझ पाएंगे। तो एक ECCE हम कहते हैं उसे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, उसके नाम पे एक नई योजना जिसे कहते हैं लॉन्च हो रही है, जो पूरे देश के जो बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे, अभी तक वो आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको पोषण भी मिलता था, उनको एक शिक्षा भी देने की कोशिश की जाती थी, बट एक प्रॉपर वे में अब वो बच्चे ट्रेन किए जाएंगे और उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग की जाएगी, उनको फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, शिक्षा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक व्यापक स्तर पर ये बदलाव होगा जो धीरे धीरे रूरल लेवल तक पहुंचेगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि बच्चों में जो है सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, जी, और वो बदलाव एक बार जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगा तो हम्म, पूरी शिक्षा पद्धति आप बदलाव के साथ देखेंगे। तो ये 5 का मतलब 3 साल से शुरू होकर क्लास 3 ईयर वो पहले शुरू करेंगे, जो प्री एजुकेशन सिस्टम होगा, एंड 1 और 2 क्लास 1 टू इसी 5 ईयर में कवर होता है, यानी कि 8 साल में बच्चा 3 साल प्रिपरेटरी करेगा और क्लास 1 और 2 ये उसका 5 ईयर हो गया। हम्म, नेक्स्ट 5+3 कहता है कि वो क्लास 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर लेगा। हम्म, नेक्स्ट 3 ईयर जो आज का मिडिल लेवल है, दैट इज क्लास 6, 7 एंड 8, और नेक्स्ट 4 ईयर में 9, 10, 11 और 12। इस तरह से पूरी शिक्षा पद्धति को रीडिफाइन किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले यह चीज जो है शहरी क्षेत्रों में तो अवेलेबल थी, प्राइवेट स्कूलों में के बच्चों को तो ये शिक्षा मिल जाती थी, बट ग्रामीण अंचल के करोड़ों करोड़ बच्चे इस पद्धति से, इस लाभ से वंचित थे, और फिर जब मेन स्ट्रीमिंग होनी होती है थी उनकी, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव इस शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें इसमें एक जो पांडे सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरीके से वो डिफरेंस आया है पहले, जैसे हम लोग जब पढ़ाई किए थे और आज के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें एक एग्जाम्पल के साथ बताएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं इसको समझ पाएंगे। जैसे यदि कोई बच्चा अगले साल एडमिशन लेगा तो किस तरीके का वो परिवर्तन दिखाएगा। देखिए राकेश जी, जब जब वो बच्चे 3 साल से स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो उसका बच्चे जब शुरू शुरू में स्कूल जाते हैं तो एक तो उसमें उनमें स्कूल जाने की आदत पैदा करनी होती है, एक टीम वर्क डेवलप करना होता है, उनका जो है जो अपने आसपास की चीजों से अनुभव करना सीखें। पूरी जो शिक्षा पद्धति होगी, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग का मतलब है हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है हम उसे महसूस करें और उसी से सीखें। और जब ये शिक्षा ग्राउंड लेवल से शुरू से ही 3 साल के बच्चों से डेवलप होगी, उसका एक पूरा करिकुलम बनाने वाले हैं, और उस ट्रेंड शिक्षक उनको पढ़ाएंगे जो उनको समझ सके। टॉय बेस्ड पेडागोजी होगी, मतलब बच्चों को खेल खेल में आप सिखा दें, उनको इतना, मतलब केवल लर्निंग नहीं है कि किताबों को उनको पढ़ा दिया जाए, उनको लिखना पढ़ना सिखा दिया जाए, बल्कि वो हर चीज से अपने आसपास की चीजों से समझना सीख ले, जानना सीख ले, और उससे खुद ही उनकी एक लर्निंग हो जाए। तो ये उद्देश्य रहेगा जो अर्ली एजुकेशन होगी उसके लिए। और जब वो उससे ऊपर आए तो वो ऑफ कोर्स तब वहां से उनका लिटरेसी शुरू होगी, न्यूमरेसी शुरू होगी, उनको पढ़ना आना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ना भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कहते हैं कि 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से अगर हम बच्चों को पढ़ना सिखा दें तो उसमें एक बहुत चेंजेज आएगा। और क्लास 3 तक के बच्चों को इस तरह के, जब वो क्लास 3 में पहुंचे तो इस स्टेज पे रहें कि वो पढ़ सकें, उनमें एक नॉर्मल लिटरेसी न्यूमरेसी का ज्ञान हो, मतलब गणित के ऑपरेशन वो थोड़ा बहुत कर सके। तो इस तरह से FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन स्टार्ट हो रहा है, जो पूरे देश में व्यापक स्तर पर लिया जाएगा, और उससे बच्चे हमारे इस शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा बनेंगे। जी, पांडे सर, एक दूसरा क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, जो वोकेशनल शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से इस शिक्षा पद्धति के आने के पश्चात जो हमारे युवाओं के लिए जो वोकेशनल, जिसको रोजगारोन्मुखी शिक्षा कहते हैं, वो बेहतर हो पाएगा। और तुलनात्मक दृष्टि से पहले जहाँ पे हमारे यहाँ ITI थे,
हायर लेवल पे आईआईटीज हैं, आईआईएम है, बाकी चीजें हैं, तो उसमें किस तरीके से परिवर्तन की बात की जा रही है और बिल्कुल सहज शब्दों में हम आज के युवाओं को कैसे बता सकते हैं? ये वोकेशनल एजुकेशन को एक बहुत ही व्यापक स्तर पर स्थान दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और ये कहा गया है कि इवन स्टैंडर्ड 6 से, कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन देने का प्रयास किया जाएगा। और ये माना जा रहा है और ये विश्वास किया जा रहा है कि जब तक बच्चा स्कूली शिक्षा समाप्त करे तो वो कोई एक स्किल लेकर बाहर आए। अभी हम देखते हैं कि बच्चा स्कूलिंग खत्म कर लेता है, हायर एजुकेशन शुरू कर देता है, बट स्किल के नाम पर काफी कमजोरियां रहती हैं, जी। जिसको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पहचाना है और उसको अपनी नीति में स्थान दिया है। उसमें क्या होगा कि अब इसी से परिप्रेक्ष्य से दूसरी बात जो कहूंगा कि अब जो व्यावसायिक शिक्षा है, पहले व्यावसायिक शिक्षा जिसे कहते हैं कि एक अलग से कोर्स होता था, हमारी पढ़ाई और व्यावसायिक शिक्षा मिले हुए नहीं थे, बट अब ये कह सकते हैं कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है। ये दो यानी कि जो वोकेशनल कोर्सेज होंगे वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाए जाएंगे, उनका एक करिकुलम होगा, उनकी एक पेडागोजिकल स्टाइल होगी पढ़ाने की, उसको जो है इंडस्ट्री के साथ लिंक करने का प्रयास किया जाएगा, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप डेवलप किए जाएंगे। यानी कि बच्चा पूरी तरह से एक स्किल में, चाहे वो कारपेंटरी हो, वेल्डिंग हो, कंप्यूटर बनाने का काम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में देख लें तो मधुमक्खी पालन हो, या इस तरह के कुछ भी काम होंगे वो लोकल लेवल पे डिसाइड किया जाएगा, और वहाँ जिस तरह के कोर्सेज होंगे वो बच्चे ले सकते हैं और उसमें एक मास्टरी डेवलप कर सकते हैं। तो ये चेंजेस जो होगा वो रोजगारमुखी शिक्षा की तरफ बढ़ावा देगा हमारी शिक्षा को, पहली बात। और उससे ज्यादा कि बच्चे जो है इन चीजों को जाने कि ये हमारे आसपास के जो लोग हमारे काम आते हैं डेली, हमारा घर बनता है किसी का, बच्चों को पहुंचाने के लिए, दूध देने के लिए कोई आता है, तो कहीं कहीं जो है उस तरह का काम होता है, तो जिसे कहते हैं कि श्रम, डिग्निटी ऑफ लेबर भी बच्चे पहचानेंगे, और उसमें उनमें एक बड़ा चेंजेज आएगा, जो जो जिसे कहते हैं उनके स्किल लेवल पे चेंज होगा, उनके वैल्यू सिस्टम में चेंज होगा। तो ये दोनों स्तर पर बच्चों को प्रभावित करेगा, हमारे समाज को प्रभावित करेगा, और देश में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ये, कि अगर हम बच्चों को स्किल करते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दे दे कि वो कोई ना कोई रोजगार स्वयं विकसित कर लें, तो अब देख लीजिए कि कितना बड़ा चेंज ग्राउंड लेवल पे इस एक स्टेप से आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक टैलेंट की बात आती है जहाँ पे जैसे हमने पहले देखा 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी के टाइम में, तो नवोदय स्कूलों का निर्माण हुआ था, उसके बाद भी तमाम चीजें हुई हैं, बल्कि चाइना में ऐसा स्टडी आया है कि कई ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे स्कूल्स खोले गए हैं ऐसे लोगों के टैलेंट पूल को इकट्ठा करने के लिए जिनकी रुचि बिल्कुल एक स्पेसिफिक स्टडी में होती है। यहाँ तक कि यूएसए में भी देखा गया है कि जो सिर्फ गणित पढ़ना चाहेंगे उनको हम गणित पढ़ाएंगे, कोई यदि साइंस पढ़ना चाहे। मेरा ये कहना है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज की बात आती है, टैलेंट को किस तरीके से नर्चर हम लोग कर सकते हैं। तो चूंकि इस शिक्षा नीति के बारे में लोगों की काफी आकांक्षाएं हैं, काफी उम्मीदें हैं, और उसमें किस तरीके से टैलेंट को एक नर्चर किया जाए, उसकी नर्सरी तैयार की जाए ग्रास रूट लेवल पे, गांव के स्तर पे या शहर के स्तर पे। आपको मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि कुछ गांव के बच्चे ने हवाई जहाज बनाया है, मेरे गांव के बच्चों ने, तो मुझे आश्चर्य लगा कि वो खेत में जाके हवाई जहाज बना लिए। मेरा ये कहना है कि यदि कलाम साहब की जीवनी को हम लोग पढ़ते हैं विंग्स ऑफ फायर में, तो ऐसी जो टैलेंट पूल है उसको किस तरीके से नई शिक्षा नीति एक बेहतर दिशा और दशा प्रदान कर सकती है, पांडे साहब बताएं प्लीज। राकेश जी, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आप बहुत सही कह रहे हैं कि आपके गांव के बच्चों ने कुछ हवाई जहाज बना लिया, और अगर कोई इसको रिकॉग्नाइज ना करे और स्कूल में ये कहा जाए कि ये छोड़ो और तुम केवल पढ़ाई करो, इस तरह की चीजें हैं, तो बच्चों का एक बहुत सारा जो इनोवेटिव उनका माइंड सेट है वो डिस्टर्ब होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इस बात को ध्यान में रखा गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें इनेट्स, मतलब उनमें एक नेचुरल प्रतिभा रहती है, वो किसी क्षेत्र को हो सकती है, किसी में सोशल साइंस के प्रति होती है, किसी में साइंस के प्रति होती है, किसी में गणित के प्रति होती है, तो उसको नर्चर करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, सबसे पहले तो उसको पहचानना। हमारे अध्यापकों को से ये आशा की जाएगी कि वो उसको पहचाने और उसको नर्चर करें, उसको एक हायर लेवल तक नर्चर करें, जिससे उस प्रतिभा से वो कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर सके। तो इस बात के लिए जो है प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और
विशेष रूप से कहा गया है कि स्कूलों में क्लब बनाए जाएँगे। आपने देखा होगा कि साइंस क्लब चल रहे हैं, मैथ क्लब चल रहे हैं, लैंग्वेज क्लब चल रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट क्लब्स चल रहे हैं, चलाए जाएँगे, व्यापक स्तर पे चलाए जाएँगे, जिससे बच्चों की उन प्रतिभाओं को पहचान कर उनको उसी तरह उसी अगर उन प्रतिभाओं को पहचान लिया जाए, जैसे उस बच्चे ने अगर हवाई जहाज बना लिया है, तो आपको उसको ये मटेरियल देना होगा कि वो और जाने और साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका डेवलप हो। उसके लिए आप सामान्य बच्चों की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते कि आप उसको केवल पढ़ाई पर, सिलेबस पर ध्यान दें, बल्कि उसको इन चीज जो जो उसकी रुचि के करिकुलम्स हैं, रुचि के टॉपिक्स हैं, उस पर और जानकारियाँ वो इकट्ठा करे और जानने की कोशिश करे और अपनी स्किल्स को, अपनी उस प्रतिभा को निखारे। तो इस बात का प्रयास किया गया है कि ये व्यापक स्तर पर होगा और कोई प्रतिभा जो है एक जिसे कहते हैं कि पहचानने के अभाव में और उसको निखारने के अभाव में वो दब ना जाए, वो समाज से उसका लाभ ना मिले, ऐसा ऐसा ना हो। तो इस बात का विशेष प्रावधान किया गया है। सर, जैसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, जैसा आपने कहा कि एक चाइल्ड यदि हम लोग खोते हैं तो मानव जाति एक बहुत बड़ा एक संसाधन खो देती है, ऐसा माना जाता है। तो इसी प्रकार से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो खास के लड़कियां हैं, गर्ल्स चाइल्ड हैं, आज भी रिमोट एरिया में बहुत ज्यादा उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, तो क्या नई शिक्षा नीति में एक ऐसी आधी आबादी है जिनके लिए कोई विशेष प्रावधान, जैसे कस्तूरबा विद्यालय है, तमाम चीजें हैं, तो उस तरह का कोई विशेष प्रावधान है ताकि जो फैमिली है उनको एक कॉन्फिडेंस में आए कि हाँ, लड़कियों की सपनों के उड़ान के लिए शिक्षा नीति में कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है। बिल्कुल राकेश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि जो जो लड़कियां हैं या विशेष रूप से पिछड़े जाति के लोग हैं, बच्चे हैं जो सोशली इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं कि उनके बच्चे हैं, उन तक शिक्षा को ले जाना, पहली बात एक्सेस बनाना और दूसरा उनको रिटेन करना, इस शिक्षा पद्धति में रिटेन करना कि वो बने रहें और पढ़ें। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है हमारी पूरी शिक्षा नीति का। और उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है और इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि सभी बच्चे इस शिक्षा पद्धति का हिस्सा बने। उसके लिए जिसे कहते हैं कि हम अपनी समग्र शिक्षा की हमारी ये जो योजना है उसके तहत गाँव-गाँव में हर 1 किलोमीटर में आपको यहाँ प्राइमरी स्कूल मिल जाएँगे, हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल मिल जाएँगे। तो इस तरह से एक्सेस, इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स भी व्यापक स्तर पर खोले जा रहे हैं और खोले जाएँगे, जिससे एक्सेस मिले सभी स्कूलों, बच्चों के आस-पास स्कूल रहे। इस बात की व्यवस्था हमारे आरटीई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसके तहत भी की गई थी और वो चल रहा है, व्यापक स्तर पर ये काम हो हुआ है देश में और मुझे लगता है कि अब हर बच्चे को आस-पास विद्यालय मिल जाता है। और इसके अलावा जो जो रिटेंशन की बात है कि उनको और भी आपने देखा होगा बहुत सारी स्कॉलरशिप चलाई जाती है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा मिड डे मील की का प्रावधान किया गया है जिससे बच्चों को पोषण भी मिले और उनका रिटेंशन भी बना रहे स्कूलों में। तो इस तरह से जो प्रबंध हैं वो जारी रहेंगे और व्यापक स्तर पर किए जाएँगे और ये प्रयास होगा कि जो कोई भी बच्चा शिक्षा पद्धति से या शिक्षा व्यवस्था से वंचित ना रहे और उसको पूरी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा मिले। सर, सबसे बड़ी बात है आज जिस तरीके से कोरोना काल है, कोरोना काल में देखा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं बंद है क्योंकि हेल्थ मेजर्स की वजह से एक कहीं न कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, चिंता है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ पे एक इनोवेटिव आइडियाज आए हैं और वहाँ पे साइकिल पे टीचर जा रहे हैं और अलग अलग बस्ते डाल के करा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक बेहतर अल्टरनेटिव कर सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं। तो किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है ऐसे बच्चों और ऐसे समाज के लिए बहुत ही कम खर्चे में वहां तक उनको पहुंचाया जा सकता है, और इसके लिए नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है। और ऐसे भी लोग जो खास के फिजिकली डिसेबल्ड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे स्टीफन हॉकिंस का नाम हम लोग जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, रविंद्र जैन साहब थे, बहुत ऐसे लोग थे। उन ऐसे लोगों के लिए भी शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है? तो मेरा मूल प्रश्न यह है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करें और किस तरीके से समाज के सभी वर्गों को, क्योंकि फिजिकल एसेट होने के साथ साथ यदि मेंटल, कहता है ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए, डेमोग्राफिक जो है डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर करने के लिए क्यों नहीं एक बेहतर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से? उसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं? आप जरा विस्तार से सर बताएं।
राकेश जी, आपने कई प्रश्नों को एक साथ पूछ लिया और एक एक अच्छा सवाल पूछा है। मैं कहूँगा कि अ, कोरोना काल में आते हैं कि इस समय मतलब पहली बार हुआ कि हमारे 25 करोड़ के लगभग बच्चे वो स्कूली शिक्षा से के स्कूल से वंचित हो गए और घरों को उनको बैठने के लिए कह दिया गया। तो एक ही माध्यम था उनको जोड़ने का, वो थे टेक्नोलॉजी। और जैसे आपने अभी छत्तीसगढ़ के मोटरसाइकिल स्कूल्स की बात करी, मैं अपने सभी शिक्षकों को सैल्यूट करना चाहूँगा, उनकी स्पिरिट को सैल्यूट करना चाहूँगा कि इस बीच में जो ये डिफिकल्ट टाइम रहा है देश के लिए, दुनिया के लिए रहा है, उसमें शिक्षा को जारी रखने के लिए शिक्षकों ने बहुत सारे इनोवेटिव काम किए हैं। मोटरसाइकिल स्कूल उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहीं पूरी दीवालों को स्कूल बना दिया गया, कहीं नौजवानों ने बीड़ा उठाया, स्कूलों के जो टीचर्स थे वो किसी तरह से भी जिस तरह से भी बन पड़ा है उन्होंने बच्चों से संपर्क किया है और ये कोशिश करी है कि लर्निंग्स जारी रहे, जिस भी तरह से जारी रह सकती है। तो वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं डिजिटल एजुकेशन पे आता हूँ और डिजिटल एजुकेशन ने हमें बताया है कि इस घड़ी में वही एक सहारा था जिससे हम प्रभावी रूप से इस लर्निंग्स को, इस शैक्षिक कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं। और ये काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। अ, जो डिजिटल कंटेंट है आज की डेट में वो बहुत सारा अवेलेबल है और जो एक दीक्षा प्रोग्राम दीक्षा पोर्टल है जिसमें आप किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कंटेंट है, उसमें ऑडियो मिल जाएँगे, वीडियो मिल जाएँगे, क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो एक जो है बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश की गई है। बहुत करोड़ों-करोड़ बच्चे उससे जुड़े हुए हैं और उसका फ़ायदा उन्होंने इस बीच में उठाया है और प्रतिदिन उठा रहे हैं। अ, वो उस प्रयास किया गया। इसके अलावा टेलीविज़न के माध्यम से अ, ये प्रयास किया गया तो बच्चों तक पहुँच हो, रेडियो के माध्यम से पॉडकास्ट के माध्यम से जिस तरह से भी बन पड़ा वो कोशिश की गई। सभी माध्यम सभी प्रकार से सरकारी प्रयास हुए, गैर सरकारी प्रयास हुए, शिक्षकों ने अपने स्तर पर प्रयास किए और बच्चों तक पहुँच बनाई। तो डिजिटल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये फ्यूचर भी होने वाला है क्योंकि जैसे स्कूल डिजिटल एक हमें एज भी देता है राकेश जी। स्कूल में सभी बच्चों को एक ही तरह पढ़ाया जाता है। अ, हो सकता है कुछ बच्चे उस एक तरह से पढ़ाने पर समझ ना पाएँ, बट डिजिटल हमें ये देता है कि आप एक ही कंटेंट डालिए, एक ही टॉपिक ढूँढिए और आपको कई वीडियो मिल जाएँगे। आपको कई तरह से पढ़ाने वाले लोग मिल जाएँगे। अब बच्चा किस तरह के पढ़ाने वालों से ज़्यादा कनेक्ट करता है, वो चॉइस पे डिपेंड कर लेता है, वो खोज सकता है। ये जिसे कहते हैं कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी जो फ्रीडम है, वो बच्चों को मिली है और उसका फ़ायदा बहुत बच्चे उठा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी बच्चों से ये आशा नहीं कर सकते कि हम एक तरह से पढ़ा देंगे और वो समझ जाएँगे। जी। ऐसा ऐसा हम अभी तक मानते रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन ने उस मिथ को तोड़ा है। बिल्कुल। और ये मिथ टूटना शिक्षा के लिए, शिक्षा पद्धति के लिए और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अपॉर्च्युनिटी डिजिटल के माध्यम से मिली है और इसका पूरा फ़ायदा देश उठा रहा है। इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और अभी तक बहुत सारा काम जो हुआ है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। स्वयं पोर्टल के माध्यम से, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से रेडियो चैनल्स के माध्यम से ये बातें और बच्चों तक पहुँची हैं और कोशिश की जा रही है कि ये लर्निंग जारी रहे। सर एक और प्रश्न है भाषा को लेकर, क्योंकि उतरी स्तरीय जो फॉर्मूला है, तो ऐसी जो मतलब स्कूल्स हैं जहाँ पे अंग्रेजी माध्यम में की जा रही है पढ़ाई, तो वहाँ पे किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे त्रिभाषा में? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद जो भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। 22 भाषाएँ तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में ही उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएँ हैं जिसमें शिक्षा दी जाती है और वो मातृभाषाएँ भी हैं जिनसे बच्चे बोलते हैं। राकेश जी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है विशेष रूप से वो बच्चों को लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, उनकी मातृभाषा में दिया जाए या ऐसी भाषा में दिया जाए जिसमें समझ सके। वो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को प्रोत्साहित करती है और कहती है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक क्लास 5th तक या क्लास 8 तक कम से कम राष्ट्रीय जो जो लोकल लैंग्वेजेज हैं, मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, उसमें शिक्षा दी जाए। और इस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि अगर हम बच्चों को
उन्हीं की भाषा में पढ़ाएँगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वो कनेक्ट हो पाएँगे, एक्सपीरियंस कर पाएँगे चीज़ों को और चीज़ें उनके जिसे कहते हैं कि दिल तक पहुँचेगी और जिसका परिणाम हमें व्यापक रूप से बाद में देखने को मिलेगा। इसे इससे जो है सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और यह बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कही गई है वो अ, मुझे विश्वास है कि धरातल पर उतरेगी और इसके दूरगामी के परिणाम सामने आएँगे। जी, आपने बड़े विस्तार से सभी चीज़ों को बताया और बहुत ही अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें आपने इसमें समाहित किया। एक जो अंतिम प्रश्न है या कह लीजिए जो मेरे दिल के करीब है कि इतनी बड़ी आबादी जिनको शिक्षा देना है और शिक्षा को मार्केट इकोनॉमी से जोड़ना, एक किसी भी पद्धति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो किस तरीके से फिर से उसी प्रश्न पे आते हैं कि कैसे शिक्षा और रोज़गार में सामंजस्य हो और क्या कुछ इस तरह का कोई इस तरह की वोकेशनल एजुकेशंस है जिसको बच्चे यदि करते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो इससे बच्चों को डायरेक्ट रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। देखिए, जो वोकेशनल एजुकेशन की बात हम लोगों ने की, वो सीधे तौर पे बच्चों को रोज़गार से जोड़ेगी जी, और वो कोशिश किया जाएगा कि वो क्लास 6 से शुरू हो, जिससे बच्चे धीरे-धीरे वोकेशनल को जैसे कहते हैं कि उसमें उसको जानें, उसको समझें और उसको सीख लें। और पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि जब तक स्कूलिंग समाप्त हो, तब तक बच्चा कम से कम एक स्किल लेके बाहर निकले। जिसका प्रयोग वो अपने भावी जीवन में कर सकता है। तो इस तरह से रोज़गार से शिक्षा नीति शिक्षा को पूरी तरह से जोड़ती है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जेपी साहब, आपने बहुत सारे बिंदुओं को आपने बताया और भी आपके अंदर यदि कोई बिंदु हैं, कोई पॉइंट्स हैं, कोई एलिमेंट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जितनी भी बातें आप बताएँगे बिल्कुल अ, हम उसको सुनना चाहेंगे सर, प्लीज़। हम लोगों ने काफ़ी बिंदु कवर ही कर लिए हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक बहुत परिवर्तन का संदेश लेके आई है और हम सभी को इसका हिस्सा बनना है। सरकार, प्राइवेट स्कूल्स, पेरेंट्स पेरेंट्स इसका हिस्सा हैं और कम्युनिटी इसका हिस्सा है। सब लोग इसका हिस्सा बने। हर जना अगर एक बच्चे को भी पढ़ा देगा या पढ़ने में सहयोग कर देगा, तो पूरे देश की तस्वीर बदलेगी और ये होना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे बहुत जोर दिया जाना चाहिए देश में और ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा है, वो मैं और बताना चाहूँगा कि अ, असेसमेंट पार्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अ, बड़ा जोर रहता है परीक्षाओं पर और पेरेंट्स की बड़ी चिंता रहती है कि कितने नंबर बच्चे के आए और किस तरह से वो पास हो रहा है, मार्क्स बड़ा काउंट होता है। तो इस पूरी पद्धति को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करती है और एक राष्ट्रीय असेसमेंट एजेंसी जो है परख के नाम से अब होगी, जो पूरा असेसमेंट सिस्टम जो है चेंज करने पर विचार किया जा रहा है और चेंज किया जा रहा है बेसिकली। होगा क्या कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को हम बढ़ावा देंगे। ये नहीं कि जो क्लास में लिखा गया है, टेक्स्ट में लिखा गया है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए और बच्चों को उसके आंसर देने पर अभी तक नंबर मिल जाते हैं। इस तरह की चीज़ों से को कॉम्पिटेंसी से जोड़ा जाएगा कि आखिर बच्चों ने उससे सीखा क्या? इस दिशा में लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है। हमारे एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम कैलेंडर निकाले हैं कि जो एलिमेंट्री लेवल पर सेकेंडरी लेवल्स में किस तरह से उसको जो पढ़ाई है उसको लर्निंग आउटकम से जोड़ा जाए। उसी के बेस पे ये असेसमेंट होगा। असेसमेंट बड़े पैमाने पर चेंज होगा, टर्म असेसमेंट, एनुअल असेसमेंट और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी इवन। तो इस तरह से शिक्षा पद्धति में एक व्यापक बदलाव आएगा और ये असेसमेंट ना केवल ये होगा कि टीचर्स असेस करेंगे, बल्कि ये 4 स्तरों का एक असेसमेंट सिस्टम होगा कि बच्चे खुद भी अपना असेसमेंट करें, कि उनको क्या चाहिए, किस विधा में उनको और सहयोग की ज़रूरत है। इवन उनके फ्रेंड्स उनको असेस कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स उनको असेस कर सकते हैं और टीचर तो असेस करता भी है और करता रहेगा। तो इस तरह से एक होलिस्टिक असेसमेंट की बात की गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है और जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो ये फेल पास वाले रिपोर्ट कार्ड से बच्चे बहुत चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हम होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड की बात की जा रही है कि बच्चों को पता चले कि आखिर किन चीज़ों की उनकी उनमें प्रतिभा है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और किस तरह से उसको उनको अच्छा किया जा सकता है। तो इस पर भी व्यापक जोर है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बल देती है जो मुझे लगता है कि धरातल पर उतर कर एक बड़े परिवर्तन को लाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बातें कही, बिल्कुल प्रासंगिक बातें हैं। और जैसा कहा भी जाता है कि जो एक संस्कृत में श्लोक है सर, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्बुंधा एव किंसुका। ये मैं स्कूल में पढ़ा था, स्कूल के दिनों में। क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य जो है वो बिल्कुल पलाश के फूल के समान है, जिसका कोई सुगंध नहीं है। अर्थात शिक्षा ही वो कृति है, शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके तहत जो है अमृत प्रांत लोग प्राप्त करते हैं। और तमाम इस तरह के जो है लोग हुए हैं जो आज तक हमारे सामने हैं, और उनकी किताबें हैं, उनकी विधाएं हैं, उनकी कौशल है, उनकी जितनी भी चीजें हैं, हम लोग उसको लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से नई शिक्षा नीति के बाद भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, और पूरे विश्व में जो हमारी दुनिया में जो ज्ञान गंगा थी उसके लिए जानी जाती थी विश्व गुरु के रूप में, चाहे वो नालंदा हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमने कुछ ऐसे मॉडल्स देखे हैं जापानी, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था सर जापानी शिक्षा नीति में, तो देखा कि बचपन से ही लोग साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहां पे पहली क्लास से दी जाती है। तो इन तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन नई शिक्षा नीति के माध्यम से, चाहे भाषा, आपने भाषा का जिक्र किया, निश्चित रूप से जो ऐसे बच्चे हैं जो मैथिली में, मगही में, अवधी में बोलते हैं, वो हवाई जहाज तक बना पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इवन कलाम साहब भी कहे कि हम जब कविताएं लिखते हैं तो तमिल में लिखते हैं, क्योंकि तमिल हमारी मातृभाषा है। सोचते हैं तो तमिल में सोचते हैं, और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, यहाँ के राष्ट्रपति भी बने। तो बिल्कुल रूप से इन सारी चीजों को यदि समाहित किया जाए तो सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और यदि आज के युवा इससे फायदा उठाना चाहेंगे तो उनको बहुत बेहतर फायदा मिलेगा, और एक आमूल चूल। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के पोर्टल्स के नाम आपने बताया, मैं भी पहली बार सुना हूँ, आज से मैं उसको देखूंगा, कुछ लोगों को बताऊंगा भी। जैसे आपने दक्ष का कहा, और भी कुछ चीजें हैं। दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा, जी। हम्म। तो दीक्षा का भी पोर्टल है जहाँ से बच्चे सीख सकते हैं, जानकारी यदि हो तो वहाँ से बहुत सारी चीजें वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। मुझे लग रहा है कि इन सारी बिंदुओं को, सारे आयाम को हमने डिस्कस किया, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे लाभान्वित होंगे, और समय समय पर हम इस टॉक को करेंगे। हमारी अगली कड़ी में सर हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कैसे उनका हेल्थ अच्छा रहे, यहीं पे एक प्रोफेसर है, डॉक्टर साहब हैं, एम्स से पढ़े लिखे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से युवाओं के सामने में जो एक डिप्रेशन है, या जो फिजिकल जो फिटनेस की बात आती है। तो हमारा ये टॉक शो चलता रहता है, और आपने मुझे अनुरोध किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में आपसे एक मैसेज देना चाहूंगा कि युवाओं को, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और उसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जी। धन्यवाद राकेश जी। मैं अपनी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक 5E मंत्र उन्होंने एजुकेशन के लिए दिया है, उसको लेकर समाप्त करता हूँ। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5E एजुकेशन का महत्वपूर्ण पिलर होना चाहिए। वो क्या-क्या हैं? एंगेज, यानी बच्चों को एंगेज किया जाए, किसी भी शिक्षा से एंगेज किया जाए, जो आस-पास की गतिविधियाँ हैं, उनसे एंगेज किया जाए और उनके एनवायरनमेंट से एंगेज किया जाए। उसको एक्सप्लोर करें, बच्चों में वो जिसे कहते हैं वो जिज्ञासा की भावना पैदा हो कि बच्चे अपने आस-पास देखें कि हो क्या रहा है, और उसी को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो लर्निंग का हिस्सा हो जाए उनके, उससे वो कुछ सीखें। तो एक्सप्लोर जो महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है, और एक्सपीरियंस करें, वो उनके अनुभव का हिस्सा बने। क्योंकि बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो अपने भावी जीवन में प्रयोग करने जा रहे हैं। वो एक एडल्ट होकर समाज का हिस्सा बनेंगे, बड़े होकर इस देश को और राष्ट्र को और समाज को संभालने वाले हैं। तो वो उसको एक्सपीरियंस करें, और वो उनमें एक्सप्रेस करने की क्षमता विकसित हो, कि वो अपनी बात कह सके, कम्युनिकेशन स्किल उनमें डेवलप हो, कोलैबोरेटिव जो सेंस है वो डेवलप हो, टीम वर्क डेवलप हो, लीडरशिप डेवलप हो, और इन सब को मिलाकर वो एक्सेल करे, उत्कृष्टता की तरफ बढ़े। तो ये 5E का मंत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा व्यवस्था में इसका बहुत फर्क पड़ेगा, और सभी लोग जितने शिक्षा के स्टेक होल्डर्स हैं इस बात को ध्यान में रखकर करेंगे तो शिक्षा बहुत ही प्रभावी और अच्छी हमारी क्वालिटी एजुकेशन बन जाएगी। जहाँ तक आपके जो छात्र हैं, जो माध्यम से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जी। मैं उनको कहूँगा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहिए। तैयारी करने वाले बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो विशेष रूप से जानना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाएँगे, और अगर सवाल ना पूछे जाएँ तब भी इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा से वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी
चीज़ है जो हर घर में कोई न कोई बच्चा तो ज़रूर होता है, तो उसको वो इस ढंग से आगे बढ़ा पाएँगे और खुद भी अपने स्तर पर जहाँ भी संभव हो वो योगदान दें, जिससे एक सक्षम भारत और साक्षर भारत बन सके, आत्मनिर्भर भारत बन सके। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इसी के साथ। सर पांडे साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और निश्चित रूप से अंत में मेरा यही कहना है सभी लोगों से, सभी छात्रों से, कि जो शिक्षा है आपको इटर्नल प्रदान करता है, अमृत प्रदान करता है। और एक श्लोक कहूंगा, जग में जब तू आया था, जग में जब तू आया था, जग हंसा था तू रोया था, तू बसर कर जिंदगी ऐसी, तू हंसता जा जग रोए। अर्थात जो बड़े महान लोग हैं, बड़े लोग हैं जो कार्य करते हैं, अनवरत काम करते हैं, पांडे साहब भी एक वो ग्रुप के प्रिंसिपल थे, लेखक भी हैं, निदेशक भी हैं, तमाम इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो एक ही जीवन में कई आयाम लोगों ने डेवलप किया है, कई काम किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इस चीज को सोचना है, करना है, और हमारे देश को एक विश्व मानचित्र पर विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी फीडबैक होगा आप देंगे, और हम लोग इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। पांडे साहब, फिर से आपको बहुत से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।